कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है कुणाल शर्मा और अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने ये पेपर के ऊपर थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। वो पेपर पे इसलिए बताया था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और मैं वहाँ पर अपना जो टैब है उसे ले जाना भूल गया था। तो अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा जो मैंने पहले पढ़ाया उसका पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, क्योंकि उसका रिकैप नहीं होगा तो चीज़ें आगे समझ में आपके नहीं आएंगी। या तो आप उस वीडियो को देख लें या फिर थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लें, तो आपकी चीज़ें क्या होंगी, चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी, चीज़ें मोर क्लियर हो पाएंगी। तो हमने बात की थी वहाँ पर नर्वस सिस्टम की। किसकी बात की थी, थोड़ा सा इसका साइज कम कर देता हूँ मैं। हमने बात की थी थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में हमने इसको क्लासीफाई किया था हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरी तरफ हमने क्लासीफाई किया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें दो चीज़ आ रही थी हमारी। पहली तो आ रही थी हमारा ब्रेन, और जो दूसरा आ रहा था वो आ रहा था हमारा स्पाइनल कॉर्ड। क्या रहा था हमारा स्पाइनल कॉर्ड। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम पढ़ रहे थे हमारे जो नर्व्स हैं उनके बारे में। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये भी अगेन दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है। पहला तो होता है सोमैटिक और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एनएस लिख देता हूँ मैं नर्वस सिस्टम की, ठीक है। यहाँ पे भी नर्वस सिस्टम। अब जो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये भी दो टाइप से डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है सिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये हमने इसके कुछ क्लासिफिकेशन देखे थे। अब जो हमारा ये चैप्टर है हम इसमें क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे उन ड्रग के ऊपर जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। उन ड्रग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो ड्रग काम करेंगी उन ड्रग के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए मैं कुछ ड्रग के बारे में थोड़ा बताता हूँ। हमारा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ का क्लासिफिकेशन रहेगा उन चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। यानी ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे कौन कौन सी ड्रग काम करेंगी उनके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 5 कैटेगरी हैं। कितनी कैटेगरी हैं? 5 कैटेगरी के अंदर ड्रग पढ़ेंगे हम। पहली है एनास्थेटिक्स। दूसरी है हमारी सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। तीसरी हमारी एंटीसाइकोटिक। चौथी है हमारी एंटी कन्वुलेसेंट। और पांचवी है हमारी एंटी डिप्रेशन। ये टोटल 5 टाइप की ड्रग हैं जिसके बारे में हम हमारा चैप्टर जो है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर कुछ ड्रग आएंगी, इसके अंदर कुछ ड्रग आएंगी, इसके अंदर कुछ ड्रग है, इसके अंदर कुछ ड्रग है, इसके अंदर ड्रग है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है, कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। क्या कहने से मतलब क्या है? कहने से मतलब ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हम कौन कौन सी ड्रग पढ़ रहे वाले हैं। एनास्थेटिक, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंटीसाइकोटिक, एंटी कन्वुलेसेंट और एंटी डिप्रेशन, इनके अंदर ड्रग आएंगी, ठीक है। अब उन ड्रग को हमको याद करना है। वो जैसे मैं बताऊँ आपको वैसा करोगे ना आप, तो सारी चीज़ें आपको मक्खन क्लियर हो जाएंगी, चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। आपको करना बस इतना है, आपको ये करना है जो मैं बताऊँ आपको बस वो फॉलो करना है, ठीक है। तो हमने अब ये देखा कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे एनास्थेटिक, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेडेटिव हिप्नोटिक्स, फिर पढ़ेंगे एंटीसाइकोटिक, एंटी कन्वुलेसेंट और एंटी डिप्रेशन। तो हम पहले हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एनास्थेशिया या फिर एनास्थेटिक्स के से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम पहला जो स्टार्ट कर रहे हैं वो पढ़ने वाले हैं हम एनास्थेटिक। एनास्थेशिया एनास्थेटिक। देखो एनास्थेटिक का मतलब को आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोग होते हैं उनको पता होता है, ठीक है। तो पहले आप है ना इसको स्टार्ट करने से पहले इसके एग्जांपल याद कर लीजिएगा, जैसे थायोपेंटल सोडियम। एक है हमारा एग्जांपल इसका केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड या फिर HCl। और जो तीसरा एग्जांपल है वो है प्रोपोफॉल।
प्रोपो, स्पेलिंग लिटिल लिटिल गलत हो गई है, प्रोपोफॉल। ये क्या है, इनके एग्जाम्पल हैं ड्रग के। आपको ये हमको एनास्थेटिक में 3 ड्रग पढ़नी है और आपको इन 3 ड्रग के एग्जाम्पल याद होने चाहिए। कैसे याद होंगे, 3-4 बार लिखेंगे आप, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रह जाएंगी। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझेंगे एनास्थेशिया होता क्या है, कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, फिर किसी पेशेंट को एनास्थेशिया दिया जाता है, उसकी स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि एनास्थेशिया होता क्या है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले एनास्थेसिया। एनास्थेसिया एक स्टेज होती है जिसमें जो बॉडी होती है ना हमारी, उसमें वो अनकॉन्शियस हो जाती है। ठीक है, अनकॉन्शियस हो जाती है, एनाल्जेसिया हो जाता है, एमनेशिया हो जाता है, हमारी जो स्केलेटल मसल हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और हम लूज़ कर देते हैं अपने रिफ्लेक्सेस को। तो ठीक है, तो आप कहाँ से उतारेंगे, आप ऐसे उतारेंगे। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ यार आपने 12th क्लास कर ली है, तो आप अब अपने आंसर खुद बना सकते हैं। मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, आप इससे आंसर जो है वो अपने आप बनाइए। जैसे हमने इसके 3 एग्जांपल पढ़े हैं, वो कौन से हैं, थायोपेंटल सोडियम, थायोपेंटल सोडियम, कैटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, कैटामाइन HCl, एंड थर्ड वन इज प्रोपोफॉल, प्रोपोफॉल। इन 2 के स्ट्रक्चर जो है वो हमारे सिलेबस में है, यानी आप जब सिलेबस पढ़ेंगे ना तो इनके वो जब सिलेबस के अंदर इनके ऊपर स्टार दिया गया है, तो ये हमारे सिलेबस में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी थायोपेंटल सोडियम और कैटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, इनके स्ट्रक्चर हैं, इनके स्ट्रक्चर भी हमको देखने होंगे। ठीक है, और लेकिन प्रोपोफॉल के बारे में हमें बस जनरल आइडिया रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनास्थीसिया से। एनेस्थीसिया क्या है, एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, एनेस्थीसिया एक कंडीशन है जिसमें जो बॉडी है, यानी जो हमारी बॉडी होती है वो कैसी हो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाती है। कैसी हो जाती है, अनकॉन्शियसनेस पा लेती है। ठीक है, वो कैसी होती है, एनाल्जेसिया, यानी उसको दर्द का पता नहीं पड़ता है, उसको पता नहीं पड़ता है सराउंडिंग में क्या हो रहा है, अनकॉन्शियस हो जाती है। एनाल्जेसिया, दर्द का पता नहीं पड़ता है, वो हो जाती है एमनेशिया। एमनेशिया यानी वो सब कुछ भुला देती है, क्या चल रहा है, क्या प्रोग्राम है, क्या नहीं है। ठीक है, फिर स्केलेटल मसल हो जाती है, वो रिलैक्स हो जाती हैं, यानी रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल, रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल और लूजेस ऑफ रिफ्लेक्सेस, लॉसेस ऑफ रिफ्लेक्सेस। ठीक है, रिफ्लेक्सेस का लूज़ करने का मतलब पता है क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये किसी का हाथ है, या ये किसी का हाथ है, ये तो जादू का हाथ लग रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे किसी ने मोमबत्ती जला दी, और अगर आप इससे टच कराओगे ना इसको, तो ये हाथ के अपने आप पीछे भागता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसको एनास्थेशिया दे रखा है, भले उसकी उंगली जल जाएगी ना, उसको पता ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ गए, यानी उसकी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। स्केलेटल मसल्स रिलैक्स हो जाती है, एमनेशिया हो जाता है, यानी वो चीज़ें भूल जाता है, दर्द का पता नहीं पड़ता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, अनकॉन्शियस हो गया, एनाल्जेसिया हो गया, एमनेशिया हो गया, रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल और लूजेज ऑफ रिफ्लेक्सेस। ये क्या है, ये चीज़ें हैं जब बॉडी एनास्थेशिया में जाती है। ठीक है, अब ये एनास्थेशिया में जाती क्यों है, ऐसा तो है नहीं कि मज़ा आ रहा है किसी को एनास्थेशिया में जाने का, उसका कुछ रीज़न तो होता होगा। रीज़न बस इतना होता है, मान लीजिए किसी की सर्जरी परफॉर्म होनी है। ठीक है, तो अब सर्जरी परफॉर्म होनी है तो पहले डॉक्टर को पहले उसको सुन्न करना पड़ेगा। ठीक है, उसको सुलाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं हो डॉक्टर लगाए कट और वो चिल्लाए ओए ओए ओए। ठीक है, तो डॉक्टर सर्जरी कैसे कर पाएगा, ठीक है, उसके दर्द होगा, इसलिए डॉक्टर आसानी से अपनी सर्जरी परफॉर्म कर सके, इसलिए इस एनास्थीसिया बॉडी को दिया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि एनास्थेशिया में बॉडी के साथ क्या क्या होता है। यानी एनास्थेशिया इज ए कंडीशन इन विच बॉडी अटेन अनकॉन्शियसनेस, एनाल्जेशिया, एमनेशिया, रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल एंड लूजेस ऑफ रिफ्लेक्सेस। ठीक है, ऐसे आप क्या करेंगे, इसकी परिभाषा आप बना सकते हैं। अब ऐसे थोड़ा लिखूंगा यार मैं कि एनास्थेशिया ओके यार, देखो अब मैं सुन लिखूँगा, एनास्थेशिया इज ए कंडीशन इन विच बॉडी अटेन अनकॉन्शियसनेस, एमनेशिया, रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल, लूजेस ऑफ रिफ्लेक्सेस। यार ये चीज़ें ना आपको खुद को लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में लिख दिया है यहाँ पर, इसको आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ये चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है रोहन, क्या नाम है इसका, रोहन। और ये कौन है भाई, ये है आपके डॉक्टर।
इसका मुंह दिखा दिया मैंने डॉक्टर का, ठीक है। ये क्या है, डॉक्टर। अब जब डॉक्टर इसका रोहन का ऑपरेशन करेंगे ना, तो ये इसे क्या देंगे, एनेस्थीसिया देंगे। अब जो रोहन की बॉडी है ना, वो 4 प्रकार से रेस्पॉन्ड कर सकती है। यानी अब हम पढ़ने वाले हैं जो एनेस्थीसिया होता है ना, उसी कुछ क्या होती है, स्टेजेस होती है। यानी जो एनेस्थीसिया होते हैं ना, उसे क्या होती हैं, स्टेजेस होती हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ एनास्थेशिया। क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे स्टेज ऑफ एनास्थेशिया, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक स्टेजेस ऑफ एनास्थेशिया। मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको हमको सुन्न करना है, ठीक है। तो उस जो एनास्थेशिया होती है ना, उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। कितनी स्टेजेस होती है हमारे पास, उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उनके हम बारे में देखेंगे, उन स्टेज में क्या क्या होता है उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्टेज ऑफ एनास्थेशिया कितनी होती है, 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की। जो पहली होती है वो होती है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया। जो सेकंड स्टेज होती है वो होती है डिलीरियम। जो तीसरी स्टेज होती है वो होती है सर्जिकल। जो चौथी स्टेज होती है वो होती है मेडुलरी डिप्रेशन। मेडुलरी डिप्रेशन कितनी होती हैं, स्टेज 1 एनाल्जेसिया, स्टेज 2 डिलीरियम, स्टेज 3 सर्जिकल एनास्थेसिया, एक होती है, चौथी होती है मेडुलरी डिप्रेशन। ये क्या है, ये 4 स्टेजेस हैं। थोड़ा सा मैं इसको साइड कर देता हूँ, फिर हम इसी में थोड़ा कवर अप कर देंगे, या फिर आप चाहो तो मैं इसको दोबारा से लिख दूंगा, ताकि, ठीक है, आप दोबारा से मत लिखना। अगर आप लिख रहे हैं तो ठीक है, नोट्स प्रॉपर बनेंगे आपके अच्छे से, ठीक है। तो जो हमारी एनास्थेसिया है ना, जो हमारी, चलिए इसको अगले पेज पे लिखते हैं प्रॉपर, ठीक है। ये देखिए, यानी जो हमारी स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया है, ये 4 स्टेज में डिवाइड है। पहली है हमारी एनाल्जेसिया, स्टेज 1। स्टेज 2 है हमारी है डिलीरियम। तीसरी है हमारी सर्जिकल, और जो चौथी है हमारी, जो 4th स्टेज है वो है हमारी मेडुलरी डिप्रेशन। ये 4 स्टेज आपको क्या होनी चाहिए, ये 4 स्टेज आपको पता होनी चाहिए। तो हम पहली स्टेज जो है एनाल्जेसिया, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डॉक्टर ने क्या करेगा, एनास्थेसिया देगा। तो अब होगा क्या, देखो ये आपका क्या, पेशेंट का नाम क्या था, नाम भूल भी गया मैं तो, नाम रोहन नाम था। इसको डॉक्टर ने एनास्थेसिया दिया, ठीक है। अब इसके एक तो पेन तो हट जाएगा, लेकिन इसको एमनेशिया नहीं होगा। यानी इसके पेन तो नहीं हो रहा है, इसके एमनेशिया नहीं होगा। यानी ये चीज़ें याद रखेगा इसके साथ क्या क्या हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा तमीज़ से यहाँ पर लिख देता हूँ। यानी पेन नहीं होगा, बट पेशेंट को सभी चीज़ें याद रहेंगी। ये कंडीशन है, ठीक है। यानी एनालिसिस एक कंडीशन है। यानी मान लीजिए आपने पेशेंट को एनास्थेसिया दिया, अब पेशेंट को दर्द तो नहीं हो रहा है, लेकिन पेशेंट को सारी चीज़ याद है उसको क्या क्या हुआ है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताऊँ ना, किसी का आपके घर में ऑपरेशन, या फिर किसी परिवार में, या फिर किसी आपकी सोसाइटी में किसी का ऑपरेशन वगैरह हुआ होगा ना, तो उससे पूछना कि ऑपरेशन हुआ था क्या हुआ था, तो आपको बताएगा यार मेरे को इतना याद है, उनने मेरे को इंजेक्शन लगाया था, फिर मेरे को कुछ याद नहीं है, बस थोड़ा बहुत डॉक्टर कुछ कर रहा था, फिर मुझे पता नहीं कब से क्या हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिया विदाउट एमनेशिया। एनाल्जेसिया विदाउट एमनेशिया, यानी दर्द तो नहीं होगा, लेकिन उसको चीज़ें सारी याद रहेंगी। अब जो हमारी स्टेज 2 होती है, दैट इज़ डिलीरियम। इसमें क्या होता है, इसमें जो पेशेंट होता है ना, उसको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है। वो हाइपर एक्टिविटी शो कर सकता है, वो हाइपर एक्टिविटी शो कर सकता है। उसका जो रेस्पायरेशन होगा वो इरेगुलर हो जाएगा, इरेगुलर रेस्पायरेशन, इरेगुलर रेस्पायरेशन। और जो तीसरी स्टेज आती है वो हमारी होती है सर्जिकल एनास्थेसिया। सर्जिकल एनास्थेसिया यानी इसमें मेजर सर्जरी परफॉर्म होती हैं, ठीक है। इसमें जो पेशेंट होता है ना, वो डीप स्लीप में चला जाता है। किस स्लीप में चला जाता है, डीप स्लीप में चला जाता है।
ठीक है। और जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, यानी ठीक ठाक वो ठीक से चलती है, और जो बीपी होता है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, ये होती है सर्जिकल एनास्थेशिया में। ठीक है, अब ये जो फोर्थ स्टेज है ये कब आती है? फोर्थ स्टेज तब आती है अगर मान लीजिए किसी डॉक्टर वगैरह ने एनास्थेशिया ज़्यादा दे दिया है, तब वो यहाँ पे आएगा। तो इस समय क्या हो सकती है, या तो यार इंसान की डेथ हो सकती है, या वो इंसान है वो कोमा के अंदर आ सकता है। ये क्या है, ये बड़ी खतरनाक होती है। तो जो हमारा प्रोग्राम होता है ना, वो स्टेज 1, 2 और 3 में होता है। यानी डॉक्टर ने इसको एनास्थेसिया दिया, पहली सेकंड स्टेज में गया, सेकंड से थर्ड में गया, थर्ड में उसका क्या हुआ, सर्जरी वगैरह हो गई, वो दोबारा अपने आप सेकंड में आ जाएगा, सेकंड से फर्स्ट में आ जाएगा, और उसको होश आ जाएगा। ये सारी क्या है, सारा ये क्या है, हमने पढ़ा स्टेज ऑफ एनास्थेसिया ऐसे ऐसे काम करता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी ड्रग। ठीक है, हमने 3 ड्रग पढ़ी थी, अब उनमें से हम एक एक करके ड्रग पढ़ेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा पहले हल्का सा, मतलब प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं कहूँगा मैं इसको, हल्का सा एक क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, जैसे एनास्थेटिक का क्लासिफिकेशन, एनास्थेशिया क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम यहाँ पे ये 2 वाला क्लासिफिकेशन देख रहे हैं जो हमारे काम का है, जो मेनली पहला है इनहेलेशन एनेस्थेशिया, inhalation anesthesia, and second one is intravenous anesthesia, इंट्रावेनस एनेस्थेशिया। इनहेलेशन में क्या क्या होगा, यानी हम उसको एनेस्थेशिया देंगे किसी चीज़ को सुंघा के, यानी हम मेनली किस क्या क्या सुंघाएंगे, हम उसको सुंघाएंगे गैस, और गैस में कौन सी सुंघाएंगे, हम उसको सुंघाएंगे नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी गैस सुंघाएंगे उसको, हम सुंघाएंगे नाइट्रस ऑक्साइड। जबकि इंट्रावेनस जो होता है ये अलग अलग टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, अलग अलग टाइप का होता है। किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये 2 टाइप का होता है, एक तो होता है बारब्यूटारेट्स, और एक होता है नॉन बारब्यूटारेट्स। ठीक है, बारब्यूटारेट्स की क्या है, एक रिंग है, कुछ नहीं है, एक रिंग है ऐसे करके, एक है ना, बारब्यूटारेट्स की रिंग होती है, इसको हम बोलते हैं बारब्यूटारेट रिंग बोलते हैं इसको। ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम बारब्यूटारेट्स बोलते हैं। ठीक है, जो ड्रग इसके अंदर आते हैं वो हैं बारब्यूटारेट्स, और जो स्ट्रक्चर के अंदर ये वाली रिंग नहीं पाई जाती है उनको बोलते हैं हम नॉन बारब्यूटारेट्स। बारब्यूटारेट्स का एग्जाम्पल हमारे केवल एक ही रखा है, वो देखा है थायोपेंटोन सोडियम। जबकि नॉन बारब्यूटारेट्स में हमको 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं, वो हैं पहला है केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, दूसरा है प्रोपोफॉल। ये क्या है, एग्जाम्पल हैं। अब देखो, हमने बात की थी ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आ रहे थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यानी हम यहाँ पर उन ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर काम कर रही हैं। ठीक है, 5 कैटेगरी देखी थी, 5 कैटेगरी में से हम पहली कैटेगरी पढ़ रहे हैं एनास्थेशिया। एनास्थेशिया के अंदर हमारे पास 3 ड्रग दे रखी हैं, थायोपेंटोन सोडियम, कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड और प्रोपोफॉल। फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था एनास्थेशिया की स्टेजेस देखी थी, हमने बात की थी एनाल्जेसिया, डिलीरियम, सर्जिकल और मेडुलरी डिप्रेशन। ठीक है, अब हम एक एक करके इन तीनों ड्रग के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, जिसमें से कि हमको क्या करना है, हमको इनकी कुछ ड्रग ऐसी है जिनके स्ट्रक्चर भी हमको याद रखने हैं, कुछ ड्रग ऐसी हैं जिनको हमको केवल जर्नल इंट्रोडक्शन ही उनका हमको याद रखना है। हम पहली ड्रग स्टार्ट कर रहे हैं थायोपेंटल सोडियम, नए पेज से। थायोपेंटल सोडियम क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम, पहली ड्रग स्टार्ट कर रहे हैं थायोपेंटल सोडियम। ये क्या है, देखो हमने यहाँ पढ़ा था, कह सकते हैं हम इसको इंट्रावेनस एनास्थेशिया, और क्या है ये, बारब्यूटरेट्स है। यानी कि क्या हो सकती है, इंट्रावेनस बारब्यूटरेट्स एनेस्थेशिया। ठीक है, यानी बारब्यूटरेट्स की रिंग कैसी थी, इसका स्ट्रक्चर बताऊँ मैं कैसा होगा। देखो, बारब्यूटरेट्स की रिंग ऐसी थी ना, NH यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। बारब्यूटरेट्स की रिंग हो गई
थायोपेंटल सोडियम, सोडियम होता है Na, थायो को दिखाते हैं हम एस से, थायो का से किसे दिखाते हैं हम एस से दिखाते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, इसकी वैलेंसी ये यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी तोड़ के ये थायो पेंटल, ये सोडियम यहाँ लग गया, इसकी डबल बॉन्ड यहाँ पर लग गया, ये लग गया C2H5, ये लग गया CH3 CH2 होल ट्वाइस CH3। ये क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम इसके मैकेनिज्म एक्शन की बात कर रहे हैं, यानी काम कैसे करता है, तो इसका अगर मैं बात करूं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काम कैसे करता है, तो ये गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, जिससे क्या होगा, गाबा रिसेप्टर खुल जाएंगे और क्लोरीन अंदर हो जाएगा। आइए, आप कहोगे कि यार समझ में नहीं आया, आपने बोला क्या, देखो मैं बताऊँ क्या होता है। ये हो गई सेल, ये क्या हो गई सेल, ये क्या हो गई सेल की मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन। अब हम इस सेल की मेम्ब्रेन को हम जूम करके क्या कर रहे हैं, हम इस जूम करके देख रहे हैं। तो देखो देखो मैंने ना यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया है। ये सेल, ये क्या है सेल, ये क्या है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मैंने इस सेल मेम्ब्रेन को क्या किया, बड़ा किया, तो मेरे को ये क्या दिखी सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या दिखा मेरे को, रिसेप्टर। ये क्या देखा, रिसेप्टर। इस रिसेप्टर का नाम क्या है, इस रिसेप्टर का नाम है गाबा ए रिसेप्टर, GABA गाबा ए रिसेप्टर। ये क्या करता है, थायोपेंटल सोडियम, मान लीजिए आपने डॉक्टर ने एनास्थेसिया दिया, तो ये एनास्थेसिया ना यहाँ पे जाके लग जाएगा, यहाँ पे जाके ये रिसेप्टर पे एनास्थेसिया लग गया। अब होगा क्या, होगा ये, अब जो ये रिसेप्टर है ना, ये रिसेप्टर खुल जाएगा। क्या होगा, ये रिसेप्टर खुल जाएगा, ये रिसेप्टर खुल गया, ये रिसेप्टर खुल गया। ये क्या हो रहा है, खुल नहीं पा रहा है, एक सेकंड रुको, ये रिसेप्टर अब खुलेगा। अरे यार खुल नहीं पा रहा है इस रिसेप्टर, अरे यार पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, एक मिनट रुको, दोबारा बनाना पड़ेगा ये मुझे। हाँ अब बन गया, ठीक है। अब देखो ये हमारी सेल थी, ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल, ठीक है। अब हमने सेल मेम्ब्रेन को जूम किया ना, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में होती है। इस पर कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं, यानी ये क्या है, ये है रिसेप्टर, ये क्या है, रिसेप्टर है। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये क्या हुआ, जो आपने ड्रग ली थी ना, वो ड्रग आके इस रिसेप्टर पे लग गई। इससे क्या होगा, इससे होगा ये रिसेप्टर अब खुल जाएगा। क्या होगा, ये रिसेप्टर खुल गया, ये रिसेप्टर क्या हो गया, ये रिसेप्टर खुल गया। और सराउंडिंग के बाहर जो भी क्लोराइड आयन थे, जो भी क्लोराइड आयन थे, वो सारे के सारे इसके आगे अंदर आ गए, यानी हाइपर पोलराइजेशन हो गई, हाइपर पोलराइजेशन हो गई। ये क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यानी क्या हुआ, हुआ क्या हुआ, ये यानी एक्टिवेशन ऑफ गाबा ए रिसेप्टर। गाबा ए रिसेप्टर के एक्टिवेशन से क्या हुआ, इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन, इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इसका मैंने बताया आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम बात करेंगे जो ये हमारी क्या है, थायोपेंटल सोडियम है, इसका हम स्टोरेज कैसे करते हैं, क्या करते हैं हम इसका स्टोरेज कैसे करते हैं। इसका स्टोरेज जैसे किया जाता है, देखो ये क्या पाउडर फॉर्म में रहती है ऐसे, तो ठीक है। अब ये पाउडर फॉर्म में क्या होती है, हम इसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखते हैं, या कह सकते हैं हम नाइट्रोजन के अंदर रखते हैं। नाइट्रोजन के अंदर हम इसलिए रख सकते हैं ताकि ये एटमॉस्फेयर में आके कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट ना करें, ठीक है। तो कहेंगे हम इसको प्लेस्ड इन नाइट्रोजन सो दैट इट विल नॉट react with atmospheric नाइट्रोजन। और है ना, ये जो होता है ना, क्या नाम है इसका, थायोपेंटल सोडियम, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। और हाइग्रोस्कोपिक होता है, इट इज़
हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, ये एटमॉस्फेयर से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल दूं, जैसे आपके घर में किचन होती है, उसके अंदर नमक रखा होता है। नमक क्या होता है, कुछ ह्यूमिडिटी के मौसम में नमी आ जाती है उसमें, तो ये भी ऐसी हो जाती है। ठीक है, इसको हम एक ऐसे कंटेनर के अंदर रखते हैं जिसके अंदर लाइट भी नहीं आए, क्योंकि लाइट में आने से ये डिग्रेड हो जाती है, यानी लाइट से डिग्रेड हो जाती है। इसकी आप सबकी इंग्लिश बना लोगे ना आप, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ। अगर आप नहीं बना पाओ ना तो मेरे को आप बता देना, ठीक है, मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा इसके। तो हम बात कर रहे थे ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें से कि हमने हमारी पहली ड्रग दैट इज थायोपेंटल सोडियम कवर कर ली है। अब हम बात करेंगे कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। देखो, अगर आप देखोगे ना, हमने एनेस्थीसिया क्लासिफिकेशन करा था, तो हमने तो हमने क्या बताया था, ये जो ड्रग है ना वो कैसी है, इंट्रावीनस नॉन बारब्यूटरेट एनेस्थीसिया। ठीक है, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है। कैसी है ये, वाटर सॉल्युबल है। तो हम इसको इंट्रावीनस या फिर इंट्रामस्कुलर रूट से हम दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में एक कहावत और है। कहावत क्या, ये पॉइंट क्या, कहावत क्या बोल रहा हूँ मैं, ये एक पॉइंट है, ये एक सेफ एनास्थेसिया है अस्थमेटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि ये क्या करती है, ये ब्रोंकोडायलेशन करती है। सेफ एनास्थेसिया, सेफ एनास्थेटिक फॉर अस्थमा पेशेंट, क्योंकि ये क्या करती है, ब्रोंकोडायलेशन, ये ब्रोंकोडायलेशन करती है। अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। देखो, ये वही सेल मेम्ब्रेन है, यानी है अलग सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो अब इस पे क्या है, ये आपकी ड्रग आगे लग गई। क्या आगे लग गई, आपकी ड्रग आगे लग गई। ये जो रिसेप्टर है वो क्या है, इस रिसेप्टर का नाम है NMDA रिसेप्टर, NMDA रिसेप्टर। और यहाँ पे ये आपकी ड्रग आकर लग गई। अब जब ये ड्रग आकर लगेगी ना, तो होगा क्या, ये रिसेप्टर खुल जाएगा। अब यहाँ से ये रिसेप्टर खुल गया और यहाँ से चीज़ें आने लग जाएंगी। ये ऐसे काम करता है। ठीक है, यानी हमको इसमें बस इतना सा ये रखना है, इसका जो रिसेप्टर है ना, ये पॉइंट रिसेप्टर कौन सा होता है, NMDA रिसेप्टर होता है। कीटामाइन एक्ट एज NMDA रिसेप्टर, जो कि क्या है, एंटागोनिस्ट इन स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इट इज़ यूज एज एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिक एंड जर्नल एनास्थेसिया, जर्नल एनास्थेसिया। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर तो कैसे बनेगा, ये आपको साइक्लोहेक्सेन बना देना है। यहाँ पे लग गया आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे लगा बनानी है आपको क्लोरोबेंजीन, और हमको इससे जोड़ना है। जिस पॉइंट से ये जुड़ी है, यानी इस वाले पॉइंट से जुड़ी है, तो इस पर क्या लगा देंगे हम, NHCl3 हम यहाँ पे लगा देंगे। अब हम बात करेंगे इस ड्रग की स्टोरेज कंडीशन के बारे में। इस ड्रग की स्टोरेज कंडीशन के बारे में अब हम बात करेंगे। तो देखो, ये क्या, कौन सी ड्रग है हमारी, कीटामाइन है। ये कौन सी ड्रग है, कीटामाइन। अगर मान लो इसके ऊपर लाइट आएगी ना, मान लीजिए लाइट पड़ेगी, तो यार ये टॉक्सिक गैस के अंदर बदल जाएगी। किसके अंदर बदल जाएगी, टॉक्सिक गैस के अंदर बदल जाती है। इसलिए इसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको स्टोर करते हैं इन ए वेल क्लोज्ड कंटेनर एट टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मार्केट में किन किन ब्रांड से मिलती है ये, यानी अगर मैं इसके ब्रांड नेम की बात करूँ, ये मिलती है कीटामिन, कीटामैक्स, कीटामिन और कीटामैक्स, इन ब्रांड नाम से मिलती है।
अब चलिए हम अपनी लास्ट ड्रग जो कि एनास्थीसिया में दे रखी है वो है प्रोपोफॉल। यानी हम पढ़ रहे थे ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने थाइपेंडल सोडियम कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। अब हम बात करेंगे प्रोपोफॉल। इसके बारे में हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। देखो थोड़ा बहुत जितना मैं लिख दूँ ना उतना आपको इसको याद कर लेना है, चीज़ों को समझ लेना है। ठीक है, ठीक है। जो प्रोपोफॉल है उसका दूसरा नाम क्या है? मिल्क ऑफ एमनेशिया। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका मिल्की कलर होता है, इसलिए मिल्की कलर होने के कारण, यानी मिल्की कलर होने के कारण एमनेशिया मतलब होता है ये हमको इसमें एमनेशिया प्रॉपर्टी देखने की मिलती है, यानी जो इंसान होता है वो अपनी याददाश्त भूल जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? मिल्क ऑफ एमनेशिया इसको हम बोलते हैं। और ये किसकी तरह? फिनॉल डेरिवेटिव। देखो मैंने ना सारा ही कुछ लिख दिया इसके बारे में, हम जो पढ़ने वाले हैं, तो ठीक है ना, इसको अब आप थोड़ा समझते जाइएगा। ठीक है, मैं स्पीड में बताऊंगा इसे अब। देखो प्रोपोफॉल को हम क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ इसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ एमनेशिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मिल्की होता है और एमनेसिक प्रॉपर्टी होती है। फिनॉल डेरिवेटिव है, ऑयली लिक्विड के कारण इसको हम आईवी रूट में हम दे सकते हैं। इसका यूजेस की बात कर रहे हैं तो वो है जनरल एनास्थेटिक। इसको हम ऑक्सीजन ही अगर और ऑक्सीजन या फिर लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो प्रोपोफॉल है वो डिग्रेड हो जाता है, इसलिए हम इसको स्टोर करते हैं, स्टोर इन ए टाइट कंटेनर अंडर नाइट्रोजन प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। ब्रांड नेम क्या है इसके? न्यूरोफ और प्रोपोवेन, ये इसके ब्रांड नेम है।